हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर इज फ्रॉम। यानी ये लाइन है और ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है ये पूछा जा रहा है। तो पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस यानी इन सब चीज़ों को देखते हुए, इनको जांच परख करने के बाद, आर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, डिसुएडेड यानी दूर रखना, वंचित कर देना, अस फ्रॉम लग्जरीज यानी प्लीजर्स, एंड लग्जरीज यानी विलासिता, एंड प्लीजर यानी संपन्नता, सुख, इस तरह से। इज फ्रॉम ये लाइन किससे ली गई है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इसी चैप्टर से ली गई है। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। तीसरा है डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है आध्यात्मिकवाद और मटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो भौतिकवाद यानी वो वेस्ट के बारे में बताया गया है, वेस्ट की सभ्यता के बारे में, कि उसका उद्देश्य रहता है कि वो मटेरियलिस्टिक थिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन कौन है जो कि हमें भौतिकवाद से आध्यात्मिकवाद की ओर आने के लिए कहते हैं? तो वो है महात्मा गांधी, एम गांधी शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है। Who used the truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India? ट्रूथ का मतलब होता है सत्य और नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा यानी मारपीट नहीं। तो मुख्य हथियार थे, किसके थे? तो गांधी जी के थे। उन्होंने भारत में इसको बहुत ही सक्सेसफुली अप्लाई किया था और इससे पहले भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में इसको बहुत ही सफलतापूर्वक अप्लाई किया था, वहाँ वो सक्सेस हो गए थे और इसी के बाद वो उन्होंने भारत में भी ये किया था। तो ये थे महात्मा गांधी, एम गांधी इन शॉर्ट। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 में। वहाँ नील की खेती के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी ब्रिटिश के द्वारा और किसान जो थे काफ़ी ट्रबल में थे, तो उसी की मदद करने के लिए गांधी जी चंपारण गए थे। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, तो यहाँ होगा रुइन। रुइन का मतलब हो जाता है नाश कर देना। गांधी जी एक पॉइंट पे कहते हैं कि यूरोप की सभ्यता अच्छी हो सकती है, वो थैंकफुल भी है यूरोप के लिए क्योंकि उन्हें यूरोप की सभ्यता से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला था। लेकिन अगर भारतीय इसका अनुकरण करते हैं, इसको अपने में उतारते हैं, तो ये बिल्कुल भी भारत के लिए सूट नहीं करेगा और ये भारत को बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। फैनेटिक यानी सनकी। गांधी जी की मृत्यु हो गई एक सनकी के द्वारा। कब हो गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, 13 जनवरी 1948। डैश व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंसेस। स्नेयर का मतलब होता है फंदा और इनकम्ब्रेंसेस का मतलब होता है बोझ। यानी बड़े बड़े शहरों को एक जाल फंदे के रूप में या फिर बेकार बोझ के रूप में कौन व्यू करते थे? तो ये हमारे एंजेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे। उनका मानना था कि ये सारे तो बोझ है, जाल फंदे हैं, इसलिए वो छोटे में ही गुजारा करते थे। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वॉन्ट्स। ये जो है इस चैप्टर की लाइन है कि मानव का जो मानव मस्तिष्क है वो एक अशांत पक्षी की भांति है, इसको जितना दिया जाए ये और उतने की इच्छा करता है। द इन्वेंशन ऑफ डैश इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट। हमारे विकास का एक मोड़ बिंदु कब आया? जो फायर का इन्वेंशन हुआ, यानी फायर का आविष्कार हुआ। आगे है इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। यानी इस दुनिया के आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, किसी भी हिस्से की बात करें और किसी भी सिविलाइजेशन की भी अगर बात की जाए, तो ऐसा नहीं है कि सभी मनुष्यों ने, सभी लोगों ने एक पूर्णता हासिल कर ली है,
परफेक्ट हो गए हैं। तो ये लाइन ली गई है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, क्योंकि यहाँ पे सिविलाइजेशन की ही बात हो रही है पूरी। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, ये दुनिया की जो सबसे मशहूर सभ्यता हुआ करती थी एक समय में, एटिक सिविलाइजेशन, वो कहाँ पे थी? तो वो थी ग्रीस में। आर एंजेस्टर्स इंजॉयड, हमारे पूर्वज कैसे रूल को इंजॉय करते थे, उसका आनंद मनाते थे, तो ट्रू होम रूल का। आर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, यहाँ पे मशीनरी की बात की जाती है कि अगर आप हिस्ट्री को उल्टाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे काफ़ी कम इन्वेंशन हुए हैं और ज़्यादा कुछ दूसरी सभ्यताओं से ही भारत को मिला है। तो यहाँ पे गांधी जिसके लिए एक तर्क देते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, फोर फादर थे, ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था, पता था, लेकिन उन्होंने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, यानी कि अगर हमने मशीनरी का आविष्कार कर दिया तो हम बिल्कुल ही गुलाम हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे और सारा काम उसी पर छोड़ देंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान, यानी कोई दो शब्द है जो समान अर्थ रखता है। तो गुजराती में गुड सिविलाइजेशन मतलब सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचरण का वो रास्ता है, आचरण का वो एक प्रकार है जो कि मैन को बताता है कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, वो उसके कर्तव्य के रास्ते पर धकेलने का काम करती है। ये लाइन ली गई है इसी चैप्टर से। डैश वेयर्स द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, रूलर्स ऑफ इजिप्ट को वहाँ पे जो शासन था बहुत पुराने समय में वो राजा महाराजाओं का शासन था। जैसे यहाँ पे राजा महाराजाओं को किंग क्वीन ऐसे कहते हैं, तो रहता तो वहाँ पे भी किंग ही था, लेकिन उन्हें फ़ैरो कहा जाता था, PHARAOHS। द फ़ैरोज वेर द रूलर ऑफ इजिप्ट। आगे है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ इमूवेबल, यानी मूव नहीं करती है, स्थिर रहती है, अपनी पोजीशन से हटती नहीं है, घूमती नहीं है, अटल है। भारत जो है इमूवेबल है एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही भारत की जो है चमक है। क्योंकि जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी सभ्यता है, उनका कहना है कि भारत जो है बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, समय सबके साथ बदल गया लेकिन ये बदल नहीं पाया। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है, यही तो हमारी चमक है, यही हमारी रियल साइन है। Some of the immediate and brilliant result of modern invention are too maddening to resist। ये भी लाइन है, इनका कहना है कि अभी जो आविष्कार हो रहे हैं, मॉडर्न इन्वेंशन हो रहा है, उसके सबसे ज़रूरी परिणाम जो कि जल्दी जल्दी देखने को मिल रहे हैं और ब्रिलियंट परिणाम है, आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। रेजिस्ट यानी रोकना, यानी वो रोके नहीं रुक रही है। तो ये भी इसी चैप्टर से ये लाइन ली गई है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। Who dominated Indian politics from 1915 to 1948? भारतीय राजनीति में आखिर 15 से लेकर 48 तक किसने अपना संपूर्ण योगदान दे दिया? संपूर्ण यानी खुद को ही समर्पित कर दिया, डोमिनेट कर दिया। तो वो थे M गांधी, महात्मा गांधी। नंबर 21 है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार। ये किसका बेस है, किस सभ्यता का आधार है? तो यह भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है। आगे है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। सिविलाइजेशन आखिर किसके डेवलपमेंट का एक स्टेट है? तो पीपल का, इंसान का। सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर डैश विथ ईच अदर, यानी सिविलाइजेशन हमको क्या सिखाती है कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार करें, फ्रेंडली व्यवहार करें। अगर हम सभ्य हैं तो यही हमारी परिचायक है कि हम अच्छे से व्यवहार करें। अ सर्टन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज़ नेसेसरी, यानी कि सामान्य तौर पर फिजिकल तौर पर जो समरसता बनती रहती है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में, और कंफर्ट, आराम, ये बहुत ही नेसेसरी होता है। और ये ली गई है किस चैप्टर से? तो इसी चैप्टर से,
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज़ रिमेन्ड। भारतीय की चमक ये है कि ये इसकी सभ्यता जो है इमूवेबल रही है, समय के साथ ये बिल्कुल भी नहीं बदली है। गांधी जी एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि बहुत सारी सभ्यताएं थी, आई गई, ख़त्म हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता जो कि आज तक अपनी चमक को बनाए हुई है, कुछ न कुछ इसमें बहुत ही खास बात ज़रूर है। इन एंशिएंट इंडिया वकील्स एंड वैद डिडंट डैश पीपुल, यानी कि प्राचीन भारत में जो वकील्स हुआ करते थे, जो वैद्य हुआ करते थे, वो लोगों को क्या नहीं किया करते थे, तो वो लोगों को रॉब नहीं किया करते थे, उनको लूटा नहीं करते थे। डैश इज डेड अगेंस्ट द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन जो है वो बिल्कुल ही, इमिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की नकल करना, कोई दूसरा कर रहा है और उसकी नकल उतारना, उसको इमिटेट करना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ पूरी तरह से कौन जो है, उसके जो लोग अंधविश्वास को लेकर, जो कि उन्हें अंधापन सवार हो गया है कि हम वेस्टर्न को सिविलाइजेशन ही बेहतर है, हम उसी को अपनाएंगे, उसको लेकर कौन एक अलग ही मूड पेश कर रहे हैं, एक बिल्कुल डेड मूड पेश कर रहे हैं, तो वो है महात्मा गांधी। इसी चैप्टर में ये बात कही गई है। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय द डैश एंड डैश राइटर, यानी ये जो पश्चिमी सभ्यता है, जो यूरोप के लोग हैं, वो कहाँ के राइटर से ज़्यादा इंस्पायर्ड है, यानी उन्होंने जो अपनी सभ्यता का बेस खड़ा किया है वो किसके राइटिंग्स से किया है, तो वो हैं ग्रीक और रोमन राइटर्स। और गांधी जी ये भी बोलते हैं कि जो ग्रीक और रोमन के राइटर्स थे, इनकी सभ्यता तो खुद ही कुछ दिन के बाद ख़त्म हो गई और इनकी जो राइटिंग है उनको अब यूरोप अपना रहे हैं, तो सोचिए उनका क्या होगा। फ़ैरोज़ वेर द रूलर ऑफ एंशिएंट। फ़ैरो कहाँ के राजा हुआ करते थे, तो इजिप्ट के राजा हुआ करते थे। इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़। भारतीयों की चमक क्या है कि ये इमूवेबल है। डैश वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। एक राजनेता से ज़्यादा कौन एक आध्यात्मिक पुरुष हुआ करते थे, आध्यात्मिक नेता थे, तो वो थे महात्मा गांधी। डैश इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। सभी को पता है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एक बुक का नाम है जो कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इन हिंदी। गांधी जी सेज नथिंग कैन इक्वल द सीड्स। गांधी जी सेज नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर, यानी जो बीज की हमारे पूर्वज के द्वारा बोए गए हैं वो किसी के भी बराबर नहीं हो सकते। इतना सम्मान था गांधी जी को अपने पूर्वज के लिए उनके मन में। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनबिडल दे बिकम। इंडल्ज का मतलब होता है पूरी तरह से लिप्त होना। अगर हम अपने पैशन में ज़्यादा से ज़्यादा घुलते मिलते जाएंगे तो वो उतने ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। तो ये लाइन भी ली गई है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली। सामान्य व्यक्ति जो है स्वतंत्रता से रहते थे और वो कौन से रूल को एंजॉय किया करते थे, पहले भी है ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे हमारे एंसेस्टर। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। यहाँ पे गांधी जी हिंदुइज्म की भी बात करते हैं कि फिर भी कुछ न कुछ इस हिंदुइज्म में, इन हिंदुत्व में ज़रूर है जिसने कि आज तक इसको ज़िंदा रखा है। एकदम टाइम रेफरेंस पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर बिल्कुल ही ये खड़ा उतरा है, टाइम टेस्टेड है। तो ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। कौन छोटे छोटे गांव से बिल्कुल संतुष्ट हुआ करते थे, तो आवर एंसेस्टर, क्योंकि बड़े शहरों को वो बिल्कुल एक बोझ की तरह देखा करते थे जो कि फंदा थी। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट द मोर इट वांट। हमने ये देखा है, गांधी जी ये कहते हैं
कि मानव का जो मस्तिष्क है वो एक अशांत पक्षी की तरह है, जितना इसको मिलता है उतना ही है और लेना चाहता है। तो ये लाइन भी ली गई है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से।